हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया था और आज का जो लेक्चर हमें शुरू करना है वो नॉर्मेलिटी के ऊपर बेस्ड एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं, वहाँ से शुरुआत करनी है और उसके बाद में बाकी बचे हुए जो कंसंट्रेशन के बाकी बचे हुए पैरामीटर्स हैं जैसे कि पार्ट पर मिलियन, मास बाय वॉल्यूम, ये जो एक दो बचे हुए जो पैरामीटर्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं और फाइनली अपनी बात को भी कंप्लीट करते हैं, मतलब अपना जो कंसंट्रेशन वाला पोर्शन है उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बच्चों लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग एक दो न्यूमेरिकल से। हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट में जाकर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन आपके सामने ड्राइव कराया था, ठीक है, वो आपको पता होगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है और मैं यहां पर दो क्वेश्चन दे रहा हूं ए और बी। पहला तो है 0.2 m NaOH सॉल्यूशन। NaOH का 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोलरिटी 0.2 है इसकी निकालनी है नॉर्मेलिटी। और दूसरा सेगमेंट है इसका, मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो इन दोनों की आपको फाइंड आउट करनी है नॉर्मेलिटी, बहुत आराम से और बहुत फोकस करके आप लोग जरा देखेंगे। NaOH का सॉल्यूशन या फिर NaOH जो होता है उसमें वैलेंसी फैक्टर कितना है, Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। N की वैल्यू यहाँ पर 1 है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलरिटी 0.2 है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू भी कितने आएगी 0.2 आएगी आंसर। बताया था हमने जब जब वैलेंसी फैक्टर 1 होगा तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन MCQ में आ जाते हैं कि अगर इस सॉल्यूशन की मोलरिटी ये हो तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेकडाउन होता है तो 2 टाइम्स H प्लस SO4 2, वैलेंसी फैक्टर N इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, पता लग गया होगा आपको। फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5। इस केस में नॉर्मेलिटी मोलरिटी से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 1 आ गई, ठीक है, ये आंसर। तो ये तो रहे दो क्वेश्चन जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कराएंगे और ये हमने कंप्लीट करा दिए। और अब मैं बाकी बचे हुए कंसंट्रेशन के जो एक दो पैरामीटर्स बचे हैं जैसे ppm हो गए, ये सब कुछ आपके सामने करना चाहता हूँ। पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कंसंट्रेशन के बाकी बचे हुए पोर्शन की। कंसंट्रेशन में एक तो बचता है ppm, ठीक है। ppm क्या होता है, जो भी नंबर होगा, नंबर मेरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है,
ppm। इसके लिए दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ppm हम लोग यूज कहां पर करते हैं। ppm जनरली वहां यूज करते हैं जहां पर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू टोटल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा। यूज्ड एट ए प्लेस वेयर सोल्यूट इज, या फिर ये कहिए क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज टू स्मॉल। और टू स्मॉल को हम लोग नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, मतलब ना के बराबर। अगर कभी कभार इसे नेग्लेक्ट करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं, कभी नीड हो तो। एज कंपेयर टू सोलवेंट, जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो, टू स्मॉल, ठीक है, सोल्यूट इज टू स्मॉल। पॉइंट नंबर 2, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। कारण क्या है इसका? क्योंकि ppm इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। वेट से वेट डिवाइड हो रहा है तो, लेकिन वेट लेना है पर मिलियन, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। ऐसा बोलते हैं ना, पर लीटर। तो पर लीटर को मतलब लीटर में कन्वर्ट करने या पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। यहां पर डिवाइड करेंगे 1 मिलियन से, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। ये हो गया पर मिलियन। ये यहां से ऊपर जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा ppm इज इक्वल टू सोल्यूट अपॉन सोलवेंट इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला है ppm का। यूज कहां पर करते हैं मेनली से? मेन बात ये है ना, देखो ppm is used to determine quantity of pollution, क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन इन एयर, या तो एयर में, वाटर पानी के अंदर भी, और सॉइल, मतलब हर तरह के पोल्यूशन को नापने में काम आता है ppm। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। ये ppm का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ppm की कोई यूनिट नहीं होती, ppm ही बोलते हैं हम लोग इसे शॉर्ट में भी, ठीक है। वैसे भी और वैसे भी हम लोग इसे ppm ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल NCERT में दे रखा है वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग ppm के ऊपर।
पीपीएम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंटामिनेटेड वाटर हैज वेरियस contamination with CHCl4 Cl3 CHCl3 और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, which is a कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कोजिंग एजेंट। कहा कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, मतलब जो गंदा पानी होता है, सड़ा हुआ पानी होता है, जो कहीं पर भरा हुआ है ना, तालाब के अंदर, कहीं पर किसी पॉन्ड के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे कंटामिनेशन होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं भरे हुए, जिसके अंदर कम से कम ये क्लोरोफॉर्म तो मिलती है, इंडस्ट्री से बहकर जाती है, कहीं कहीं से बहकर जाती है, ये मिलती है, जो कि एक कार्सिनोजन है। कितना मिलता है? विद 15 ppm। इसकी जो क्वांटिटी ppm में दे रखी है वो इतनी दे रखी है, ये तो दे रखा है। अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने दो चीजें पूछी है, पहला और ये दूसरा। पहला पूछा है कि फाइंड मास परसेंटेज CHCl3। CHCl3 की निकालनी मास परसेंटेज, और दूसरा क्या निकालना? फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी एक दो लेक्चर पहले एक बात बताई थी बच्चों, कभी कभी आपको किसी न्यूमेरिकल में डेटा जो गिवन होता है, जो वैल्यूज गिवन होती है, वो इनसफिशिएंट गिवन होती है। मतलब ऐसा आपको लगता है कि क्या कुछ भी नहीं गिवन है, 15 ppm दे दिया बस, इसके अलावा तो कुछ भी गिवन नहीं है ना। अगर डेटा इनसफिशिएंट गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा उसका मीनिंग, और मीनिंग से ही सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाकर आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो ये दोनों चीजें सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मीनिंग निकालना है। मीनिंग ऑफ 15 ppm। 15 ppm का मतलब होता है 15 पार्ट पर मिलियन। मतलब कहने का क्या है इसका मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर सोल्यूट जो है W1 इज इक्वल टू 15 ग्राम है, क्योंकि वेट अपॉन वेट आता है ना, 15 ग्राम सोल्यूट है। और सोल्यूट क्या है? यहां पर सोल्यूट है CHCl3। ठीक है, W1 आ गया। और सोल्यूट का मोलर मास कितना है? क्लोरोफॉर्म का निकाल लीजिए, वैसे 119.5 आएगा, मुझे याद है, आप लोग फाइंड आउट कर लेना। और सोलवेंट यहां पर कितना है? सोलवेंट है यहां पर मिलियन, जैसा होता है ना पर लीटर, ऐसे ही पर मिलियन। अगर 15 ग्राम ये है तो W2 इज इक्वल टू 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम यहां पर सोलवेंट है। और सोलवेंट का मोलर मास अगर ना गिवन हो तो पानी है, क्योंकि पानी की बात हो रही है, पानी में घुले होते चीजें, 18। तो पहले आपने मीनिंग से ये डेटा निकाल लिया सारा। ओके, आपके सामने पूरा डेटा है, मीनिंग से निकाला आपने। तो अब आपने इसका पहला पार्ट सोल्व कर लिया। पहला पार्ट मास परसेंटेज,
परसेंटेज ऑफ CHCl3। मैं कहा जिसका निकालना होता है मास परसेंटेज, उसके मास को टोटल मास से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो इसे मैं थोड़ा कभी यहां पर आपको दिखाई ना दे, यहां की बजाय इसे मैं यहां लिख देता हूं, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। वैल्यू पुट करो, W1 15 है, अपॉन में 15 प्लस 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 2। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने कहा था ना ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो अपॉन में से अगर हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि न के बराबर है, नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर बचा 15, अपॉन में बचा 10 टू द पावर 6 और इंटू 10 टू द पावर 2। दो पावर, इसकी दो पावर कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा अपॉन में 10 टू द पावर 4, ऊपर जाके माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, मतलब कह सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, इतने परसेंट। ये आंसर आ गया, ये परसेंटेज में आंसर आ गया, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, इतने परसेंट है क्लोरोफॉर्म। सेकंड पार्ट इसका, मोडालिटी निकालनी है आपको, फॉर्मूला सबको पता है मोडालिटी का, W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सब कुछ दे रखा है। 15 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 119.5 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे सोल्व कर लेना है और फाइंड आंसर। ठीक है, ये काम आपको खुद कर लेना है। तो पीपीएम के ऊपर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, हमने आपके सामने सोल्व करा दिया। वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और फिर फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, मतलब ये जो सीरीज चल रही है कंसंट्रेशन वाली, इसका लास्ट जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। जल्दी वीडियो स्टॉप करिए, इस पूरे पोर्शन को आप लोग नोट करिएगा बच्चों। ओके, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने लास्ट पोर्शन की तरफ। तो हम लोग लास्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं और वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत ही आसान सी चीज है ये, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है ये? when mass of solute divided by volume of solvent, बस इतनी सी बात है। मास बाय मास परसेंटेज में मास को मास से डिवाइड करते हैं, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल मिक्सचर। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर सोल्यूट के मास को, सोल्यूट का तो लेते हैं मास और सोलवेंट का लेते हैं वॉल्यूम, और साथ साथ एक और काम करते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय
100, ठीक है। तो क्या आएगा, W/V परसेंटेज इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम में ले सकते हैं, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब जाहे में गिवन हो, ml में गिवन हो ml में, लीटर में गिवन हो लीटर में, तो उसी में आ जाएगा इंटू 100, ये आ जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एक ऐसा ही होता है, क्योंकि ये माइनर है, इनकी कोई ज़्यादा मतलब खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आते भी नहीं है। एक ऐसा ही होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज। ये भी माइनर ही है, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, V/V परसेंटेज इज इक्वल टू आएगा, हमें क्या करना है यहाँ पर, वॉल्यूम तो लेना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट का वॉल्यूम गिवन हो, और अपॉन में लेना है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब सोल्यूट प्लस सोल्वेंट और इंटू 100। बहुत छोटी सी बात है, मतलब इज इक्वल टू V1/V1 प्लस V2 इंटू 100, ये तरीका है। लेकिन बस आप ये मान के चलिए बोथ आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, इतनी बात। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझा दिया था, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको मार्क करना था। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, यहाँ तक का पोर्शन एक बार पहले से नोट कर लीजिए, और फिर देखते हैं जो इस पोर्शन के अंदर जो बचा हुआ एक आध कोई पॉइंट है वो समझाकर अपनी बात को पूरा करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, दो तीन चीजें बचती हैं, दो तीन माइनर से पॉइंट हैं जो बचते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों के सामने वो दो तीन पॉइंट डिस्कस कर देता हूं, और फाइनली अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूं, और साथ साथ टॉपिक को भी कंप्लीट करता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, नोट पॉइंट 1, मोल फ्रैक्शन, बल्कि इससे पहले मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब मास बाई मास परसेंट, उसकी बात हो रही है। मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम परसेंटेज एंड ppm are all unitless क्वांटिटी। पहला पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सी क्वांटिटी यूनिटलेस है या इनमें से कौन सी यूनिटलेस नहीं है। अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर लेंगे। ये चारों की चारों क्वांटिटी यूनिटलेस है, क्योंकि इसके अंदर मास को मास से डिवाइड कर रहे, मोल को मोल से डिवाइड कर रहे, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे, और वहां भी मास को मास से ही डिवाइड कर रहे। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट इसके अंदर, कि मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज मास इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर मास यूज होता है वॉल्यूम की जगह पर, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। मास पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर मास को चेंज नहीं कर सकता, वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज वॉल्यूम इज यूज्ड, क्योंकि यहां पर क्या यूज हो रहा है, वॉल्यूम यूज हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी हो जाए, चाहे तो हो मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की होती है, और नॉर्मेलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है, फॉर्मूले में आपको पता है इस बात का। तो कभी कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों है, कई बोर्डे पूछ लेते हैं कि वाई मोलैलिटी इज प्रिफर ओवर मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग प्रिफर करते हैं मोलैरिटी के ऊपर, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी कैपिटल एम वाली की बात हो जिसके अंदर वॉल्यूम यूज हो रहा है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पर बदलेगी वो, लेकिन मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात है, इस बात को आप लोग नीचे लिख भी सकते हो। सो वी कैन से दैट मोलैलिटी is preferred over molarity। इन सारी बातों को देखते हुए कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्यों करते हैं प्रेफर, क्योंकि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर टेम्परेचर को फर्क पड़ता ही नहीं, तो उसे प्रेफर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जहाँ भी जो स्टैंडर्ड लैब्स होती है उनके अंदर मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू मोलैरिटी। इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पहले नोट करिए आप लोग इसे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम लोग लेक्चर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब आप लोग बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस, कंसंट्रेशन के सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। जितने भी कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सारे कर सकते हो आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप लोग किसी भी माध्यम से जैसे भी आपको पूछना पूछ सकते हो, और हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।